हाँ तो बच्चों, द इंडियन क्लासेस एग्जाम के मानसून में आप सभी को लोगों का एक बार से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इसके पहले हम लोगों ने आपका प्रकाश के गुण और प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा है। आज हम लोग चलेंगे प्रतिबिंब पढ़ेंगे। प्रतिबिंब की बना कहाँ, जैसे दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, उनकी स्थितियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है दर्पण। और दर्पण एक प्रकार का ऐसा फिनोमिना है जैसे हमारी जैसा प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। जैसे दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, तल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोली दर्पण देखिएगा। समतल दर्पण जैसे हम लोगों के घरों में जो मिरर होता है, हम लोग जिससे चेहरा अपना देखते हैं, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, हम लोगों के इस पूरे अध्याय में समतल दर्पण को नहीं पढ़ना है। पढ़ना हमें क्या है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण एक कांच के खोखला गोला है जिसका ऊपरी पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो इसमें अगर परिभाषा इसके देखा जाए तो गोली दर्पण का, तो दर्पण होता है गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसका ऊपरी पृष्ठ परावर्तक होता है। उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में होता है, देखिएगा, हम लोगों को इसमें समतल दर्पण पढ़ना नहीं, गोली दर्पण पढ़ना है। गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसका ऊपरी पृष्ठ क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण देखिएगा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम आपको एक गोला ले लेते हैं, एक कांच का क्या है, खोखला गोला है। जब इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, अगर हम इसको दो भागों में विभाजित करें, तो इस तरह हम दो भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करने के बाद हमें दो भाग मिलेगा। अगर एक भाग को, जैसे हम एक भाग इसका ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो इसके एक भाग पे अगर हम मान लीजिए कलई करते हैं, जैसे किसी जिंक ऑक्साइड का कलई, अगर कलई हम क्या करते हैं, इसके उभरे हुए पृष्ठ पे करते हैं, कलई इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दें, और जो दबा हुआ भाग है वो कैसा हो, पालिशदार हो, परावर्तक हो, तो इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। क्योंकि अगर हमें गोली दर्पण पढ़ना है तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब गोले को काटा जाता है तो काट के जब इस तरह का फिनोमेना बनाया जाता है, तो अगर हम कलई इसके उभरे हुए भाग पे कर दें और जो दबा हुआ भाग हो थोड़ा पालिशदार कर दें, जिससे प्रकाश का क्या हो, परावर्तन होने लगे। यानी जो प्रकाश का परावर्तन होगा इसके दबे हुए भाग से होगा, इसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें जो कलई किया जाता है इसके दबे हुए भाग पे किया जाता है, और उभरा हुआ तल क्या होता है, पालिशदार होता है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, तो उसको कहेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। तो हम दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में आपके दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल होते हैं। हमने जान के अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं। अवतल उत्तल हो गया। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित
कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं होती हैं, जैसे मान लेते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, फिर दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोकस दूरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। ठीक, इतने पार्ट हो गए। ये हमारा क्या है, दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो हम बारी बारी से एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, देखेंगे कि ये सब के होते क्या हैं। ये दर्पण, दर्पण का ध्रुव, कोई भी दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। ये मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये मान लेते हैं अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। यानी जो दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का मध्य, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में किसको कहते हैं, पोल ऑफ मिरर, किसी भी दर्पण का ध्रुव। देखिएगा, तो दर्पण की बात कंप्लीट हो गई। पहली बात दर्पण का ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। ये अवतल का हो गया पोल, और ये हो गया उत्तल का पोल। यानी जो पोल होता है दर्पण के मध्य बिंदु होता है। अब दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र यानी किसी भी दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, वह यह जिस कांच के खोखले गोले को काट के बनाया गया है, उसका केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब कि यह कांच का, यानी यह जिस गोले का एक भाग है, क्योंकि इसको गोले के भाग, दो भागों कर बनाया गया, यह जिस खोखले गोले का एक भाग है, उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो मान लेते हैं अगर इसको सर्कुलर लूप दिया जाए, तो इसका सर्कुलर लूप ऐसे होगा, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ मिलेगा। तो इसका ये सेंटर यहाँ मिला, तो यही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अगर इसका हमको सेंटर देखा जाए उत्तल दर्पण की, तो इसको सर्कुलर लूप इधर जाएगा, तो इसका केंद्र इधर कहीं बीचों बीच मिलेगा। यानी सीधी सी दर्पण का वक्रता केंद्र की बात कहा जाए तो सीधी बात यह है कि यह कांच का खोखला, यानी जिस खोखले गोले का एक भाग है, यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो मान लिया वक्रता केंद्र हो गई, बात वक्रता केंद्र की भी हो गई। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से पोल तक की, यानी वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये मान लीजिए वक्रता केंद्र होगा, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये भी पोल है, ये भी वक्रता त्रिज्या, ये दूरी क्या होगी, कैपिटल R। यानी वक्रता केंद्र से वक्रता
यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। वक्रता त्रिज्या हो गई, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, अब बात करते हैं किसके, मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी जो प्रकाश किरण दर्पण के केंद्र से और पोल से होती हुई जाए, यानी दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक। तो हमने मुख्य अक्ष की बात कर ली। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के केंद्र को मिलाने वाली प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब बात करते हैं, दर्पण की ध्रुव हो गई। अब बात करते हैं फोकस बिंदु की। तो ये फोकस जो दूरी होती है, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो यानी इसके मुख्य अक्ष, तो मान लीजिए इधर ये पोल हो गया इसका, इधर कहीं बीचों बीच क्या हो गया, सेंटर हो गया C। तो इसके मुख्य अक्ष के, यानी फोकस अगर बिंदु हमें पता करना हो तो इसमें क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। यानी फोकस बिंदु क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस, यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे फोकस बिंदु, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो बात हो गई फोकस बिंदु की। ये तो अवतल दर्पण में हुआ। अगर यही बात हमने कहाँ की जाए, उत्तल दर्पण में, तो इसके लिए इसका मुख्य अक्ष कहाँ होगा, और सीधा इसका क्या होगा, सेंटर इधर कहीं होगा। अब देखिएगा, अगर ये बात हम थोड़ा सा कहेंगे, क्योंकि अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो मुख्य अक्ष के समांतर इधर होगी। तो देखिएगा ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो अगर हमें किसी भी की वस्तु का इमेज बनाना होता है उसको हम दर्पण के सदैव बाईं ओर रखते हैं, तो हमें इधर से प्रकाश किरण को गुजारना होगा। तो प्रकाश किरण को अगर हम मान लीजिए ऐसे गुजारे, तो अब देखिएगा ये परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के बाद किधर जाएगी। अच्छा, ये बात रहती है कि ये किसी भी दर्पण में जो प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है वह मतलब टकराने के बाद किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जाएगी। कुछ बच्चों में ये थोड़ा सा क्लियरिटी होनी चाहिए कि जैसे कि अगर कोई प्रकाश किरण कभी उधर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि यह अपने ये जो दर्पण होता है ये स्लोप पे आधारित होता है। मतलब जिसका स्लोप जैसा रहेगा प्रकाश किरणें उधर परावर्तित होकर उसका डायरेक्शन उधर हो जाएगा। जैसे देखिएगा ये आपका स्लोप है, इसका नीचे दबा हुआ है, तो जब भी प्रकाश जाएगी टकरा के पुनः नीचे की ओर हो जाएगी। तो अगर इधर कहीं हम प्रकाश को गिराते हैं, तो प्रकाश गिराते हैं तो यहाँ से ये सीधे देखिएगा उसको स्लप थोड़ा सा उधर झुका हुआ है, तो प्रकाश किरणें परावर्तित होकर उसी दिशा में जाएगी। जैसे कभी कोई गेंद लीजिए, अगर कोई तिकोने दीवार पर मारेंगे तो जिस डायरेक्शन पे दीवार पे लगती है उस डायरेक्शन में गेंद चली जाती है। अगर उस नुकीले जगह गेंद अगर सीधी लगती है तो वो पुनः आपके सीधे वापस चली जाएगी। अगर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होता है तो उसी डायरेक्शन में गेंद उसी दिशा में चली जाती है। सेम बात यहाँ भी है, प्रकाश किरणों का डायरेक्शन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उस दर्पण का स्लोप होता है। तो बात हो गई। अब देखिए इधर इसका तो कहीं, अब ये मुख्य अक्ष पे काटेंगे नहीं, इसके मुख्य अक्ष को करने के लिए क्या करेंगे, इसका इधर सेंटर है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आभासी कराएंगे। प्रकाश किरण जिधर पीछे गई, आगे गई है, उसी को हम इसको पीछे की ओर डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, और यह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। ठीक, फोकस बिंदु हो गई। अब बात करते हैं दर्पण का द्वारक, फोकस दूरी, नहीं फोकस बिंदु की बात हुई, अभी बाकी है फोकस दूरी। तो देखिएगा फोकस दूरी क्या होती है, यानी फोकस, किसी भी दर्पण के फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
क्या बात करते हैं, किसी भी दर्पण की फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी, ये क्या है, फोकस बिंदु है और ये पोल है, तो फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बात हो गई फोकस दूरी की। तो अब चलते हैं दर्पण का द्वारक पे। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, यानी दर्पण, जितना दर्पण होता है, दर्पण की द्वारक की अगर बात किया जाए तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, तो दर्पण का जो द्वारक होता है वह जितने सतह से, किसी भी दर्पण की जितने सतह से प्रकाश किरणों का परावर्तन संभव हो, उसी को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। अगर मान लेते हैं दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अगर यहाँ प्रकाश पड़ेगी तो भी इसका परिवर्तन होगा, यहाँ पड़ेगी तो भी परावर्तन, यहाँ भी परिवर्तन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, मतलब ये पूरे तल से, जहाँ तक उस दर्पण का तल है वहाँ से पूरे तल से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। इस पूरे तल को हम क्या कहें, दर्पण का द्वारक। जैसे किसी भी घर के एंट्री या आउट उसके दरवाजे से होता है, तो मतलब उसका जो दरवाजा होता है, तो उसी तरह इसका क्या है, द्वारक है। यानी प्रकाश किरणों का जितने सतह से परावर्तन संभव है उस पूरे तल को हम कहेंगे प्रकाश का या दर्पण का द्वारक। प्रकाश का नहीं, दर्पण का द्वारक। तो ये सब गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्यों हो गया कंप्लीट। दर्पण का द्वारक कहता है, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का द्वारक कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र, यह जिस कांच के खोखले गोले का एक भाग है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण के वक्रता केंद्र और पोल तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। अब फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाश किरणों का जितने सतह से, यानी किसी भी दर्पण के जितने सतह से प्रकाश का परावर्तन संभव है उस पूरे तल को हम लोग कहेंगे दर्पण का द्वारक। तो ये से दर्पण के संबंधी कुछ मुख्य परिभाषाएं। ये पूरे में से आपको कभी ना कभी एक नंबर में जरूर इसकी डिफिनेशन पूछता है। कभी भी कोई डिफिनेशन एक पूछ देगा, नंबर एक में अक्सर ये आते हैं सब एक नंबर का। तो ये आज का एक नंबर आपका कंप्लीट हुआ। एक कोई भी इसमें ज़्यादा याद करने की नहीं, हल्का सा फिगर, एक फिगर में डायग्राम में हम जैसे समरी में हम दिखा देते हैं। ठीक, अगर हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है आपका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इसका ये आपको पीछे कलई कर देंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक, अब इसमें बात करते हैं। अब दर्पण का ध्रुव क्या हो जाएगा, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात पूछेगा दर्पण का केंद्र क्या होता है, तो यह जिस खोखले गोले का एक भाग है, यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र पोल को मिलाने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या और पोल तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या और पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, बात यहाँ हुई। और उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। और पोल तक की दूरी, यानी फोकस बिंदु से पोल तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश यानी किसी भी दर्पण के जितने सतहों से प्रकाश किरणों का परावर्तन संभव है उसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा प्रतिबिंब बनने की। आपको एग्जाम के दृष्टि को देखते हुए हम ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा आपके पूरे एग्जाम प्रिपरेशन आपकी तैयारी कराने के बाद हर चीज़ों को हम थोड़ा सा डीप पढ़ाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हम थोड़ा सा अपने वक्तव्य को शॉर्ट में रखेंगे। तो बात करते हैं आगे चल के इसमें
प्रतिबिंब, किसी भी प्रतिबिंब का बनना, यानी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, अब दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखेंगे। अगर देखिएगा किसी भी, अगर हमें जानते हैं कि इसके में हमने पहले प्रकाश पढ़ा है, प्रकाश में पढ़ा है कि जब एक किसी वस्तु पर प्रकाश किरणें जाती हैं तो उस वस्तु से प्रकाश किरणें टकराकर पुनः हमारी आंखों के रेटिना पे आती हैं, तब जाके वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु को सदैव क्या होना चाहिए, प्रकाशित, यानी प्रकाश में रहना चाहिए। अगर ये अंधेरे में कोई वस्तु हो तो उस वस्तु का कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। और थोड़ा सा प्रतिबिंब बनाने के इससे पहले, इस नियम से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा चिन्ह परिपाठी की बात करते हैं। हमें पढ़ना चिन्ह परिपाठी में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई क्या हो गया, दर्पण हो गया, और इसको अगर हम चतुर्थांश में बांट दें, ऐसे चतुर्थांश में बांट दें तो अगर देखिएगा पहला नियम इसमें होता है कि प्रतिबिंब हमेशा कि जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, सदैव उस वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखना चाहिए, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो। अगर उस वस्तु का, जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है उसे दर्पण के सदैव बाईं ओर रखना चाहिए और मुख्य अक्ष के ऊपर रखना चाहिए। अगर मान लीजिए ये लाइन कौन सी है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मान लीजिए वस्तु रख दिए। तो अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा चिन्ह परिपाठी होता है कि अगर हम दाईं ओर दूरियां नापेंगे, अगर राइट हैंड में दूरियां नापेंगे तो वो पॉजिटिव में नापेंगे, अगर लेफ्ट हैंड में जो भी दूरियां माप रहे हैं उसको निगेटिव डायरेक्शन में रखेंगे। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शन, कभी भी किसी वस्तु को मापने में, मेजर करने में इन चिन्हों का मदद लीजिएगा। तो अगर देखिएगा, अगर कभी कभी मान लीजिए अगर इमेज ऊपर बना, या तो देखिएगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक और एक दूसरा होता है आभासी। देखिएगा ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब किरणें वास्तव में काटती हुई नजर आती हैं। कि जैसे मान लेते हैं वास्तव में किरणें काटती हुई नजर आती हैं, तो जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब करेगा। अगर हम जबरदस्ती उन किरणों को मिलाएंगे तब हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसे आभासी प्रतिबिंब करते हैं। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इन प्रतिबिंबों को बारी बारी से हम लोग प्राप्त करेंगे। इससे पहले बस देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब में देखिएगा अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो समझ जाइए कि क्या बना, सीधा बना है। अगर मुख्य अक्ष के नीचे चला गया तो समझिए कि प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है। अगर कोई वस्तु जिस प्रतिबिंब बनाना है सदैव उसको दर्पण के लेफ्ट साइड में रखेंगे। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो सीधा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उल्टा बनेगा। और तो यही बात है, बस ध्यान रखिएगा अगर जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना उसे उस दर्पण के सदैव बाईं ओर रखना चाहिए। अगर बाईं ओर दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक में नापेंगे, अगर दाईं ओर नापेंगे तो धनात्मक में नापेंगे। ये बात और ध्यान रखिएगा, जो भी दूरियां नापेंगे, चाहे लेफ्ट साइड में नापेंगे चाहे राइट साइड में नापेंगे, दोनों दूरियां दर्पण के पोल से नापेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी दूरियां नापेंगे दर्पण के पोल से नापेंगे, चाहे हम राइट साइड में चलें चाहे लेफ्ट साइड में चलेंगे। ये है चिन्ह परिपाठी। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे चलते हैं आगे। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया, इसको तो हटाते हैं, प्रतिबिंब आपको प्राप्ति हो गया है। अब देखिएगा हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम में। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम में प्रतिबिंब को ध्यान देखिएगा, 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा।
मान लेते हैं ये कौन सा है, प्रतिबिंब है। पहली बात कि ये अवतल दर्पण है, इधर इसका पोल है, अब बीचों बीच सेंटर है इसका ये, अब बीचों बीच कहीं मिलेगा आपका फोकस पॉइंट। ठीक, अब इसमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं, तीनों नियम को याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पहला नियम में है कि अगर कोई प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से सदैव कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से हो जाएगी। पहली बात, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण ये हुआ, और इसका मान लेते हैं ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और इधर कहीं इसका सेंटर होगा और ये बीच में कहीं इसका फोकस बिंदु होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो ये ऐसे चाहे इधर टकरा के चली जाएगी, लेकिन इसको हम कहाँ मिलाएंगे, फोकस बिंदु पर मिला देंगे। पहली बात होगी कि पहली किरण कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वस्तु का इमेज बनाना है तो उससे असंख्य किरणें, प्रकाश किरणें चलेंगे, इस पूरे सतह से टकराकर प्रकाश किरणें पूरे सतह से चलेगी, लेकिन हमें मेजर केवल 2 या 3 किरणों को करना है। उन 2-3 किरणों से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखेंगे कि पहला तो मुख्य अक्ष है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। अगर दूसरी बात किया जाए, अगर हम दूसरी किरण को ले जाएं, दूसरी किरण क्या है, अगर दूसरी किरण है क्या है, दूसरी किरण को हम कहाँ से ले जाएं, अगर मान लीजिए इधर कहीं फोकस पॉइंट है, इधर कहीं इसका सेंटर है, अगर हम दूसरी किरण को सेंटर से लेके जाएं, सेंटर से लेके जाएं, तो सेंटर वाली प्रकाश किरणों का परावर्तन कहाँ से हो जाता है, क्योंकि देखिएगा सेंटर वाली लाइट उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है वह इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगी। कैसे, देखिएगा, अगर मान लेते कोई सर्कल है तो उसकी त्रिज्या सदैव परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये भी प्रकार का सेंटर है, और ये सेंटर, ये परिधि हो गई, और ये सेंटर से इतना तक की दूरी क्या हो गई, परिधि पर मिल रहा है, तो परिधि पर क्या बनेगा, लंब बनेगा। और हमने पहले भी बताया कि अगर किसी भी सतह प्रकाश को परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वह उसी मार्ग में वापस चला जाएगा, इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जब प्रकाश किरण सेंटर से गई तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। दूसरी बात, और तीसरी बात को ध्यान रखिएगा, तीसरी बात क्या है, तीसरी किरण कहाँ से जाएगी, अगर मान लेते हैं अवतल दर्पण लेते हैं तो तीसरी किरण होगी, अब अगर हम किसी वस्तु की, यानी उससे वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण को फोकस पॉइंट से ले जाएं, इधर कहीं पोल है, ये फोकस पॉइंट है, इधर कहीं सेंटर है, तो देखिएगा अगर किसी फोकस बिंदु से जाएगा तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। पहले तो मुख्य अक्ष के समांतर गया तो कहाँ से गया, फोकस बिंदु से। अगर फोकस बिंदु से जाएगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। यानी ये 3 प्रकाश किरणों के प्रकृति को आप जाने रहेगा, आप किसी भी प्रकार के इमेज को हम बना सकते हैं। ये है प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलते हैं, आज हम प्रतिबिंब बना के कंप्लीट करते हैं पूरे कोर्स को। ये हो गया प्रतिबिंब बनाने के। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। अगर सेंटर से कहाँ जाएगी तो फिर वह माध्यम में चली जाएगी। अगर फोकस बिंदु से गया तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी प्रकाश किरणें। ठीक, आगे चलते हैं प्रतिबिंब बनाने के। अगर हम पहले स्थिति देखेंगे, क्या देखेंगे, उत्तल नहीं, अवतल में पहले देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना, प्रतिबिंब का बनाना। थोड़ा सा वीडियो हम लंबा करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। अगर 60 ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे तो आपका ना कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा अपना वॉच टाइम कंप्लीट करिएगा। अब हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना,
यानी अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के 6 स्थितियां हैं। एक बार हम मान लीजिए इसका पोल है, मान लेते हैं एक क्या है, दर्पण है। तो इसमें 6 स्थितियां संभव, 6 स्थितियों पे हम बारी बारी से देखेंगे। तो देखिएगा क्या है, पहली स्थिति है कि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे। दूसरी कहाँ रखेंगे, जब वह अनंत और सी के बीच में होगा। तीसरी बार हम सी पर रखेंगे, फिर सी एफ के बीच में रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे। 6 स्थितियों पे हम बारी बारी से हम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसका साइज देखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। और ये जब भी प्रतिबिंब अगर बनाना है, किरण आरेख खींचना अगर सीख गए तो ये पूरा चैप्टर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होनी नहीं है, क्योंकि ये पूरे किरणों में आपको बस किरण आरेख खींचना है। तो इन 6 स्थितियों को देखिएगा ध्यान से। तो पहली स्थिति हम क्या करते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा, तो देखिएगा जब वस्तु अनंत पर होगा तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया अवतल दर्पण, हम क्योंकि केवल पूरी कहानी अवतल दर्पण में करेंगे। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं हो गया आपका सेंटर। थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि क्लियर जब तक नहीं रहेगा डायग्राम अच्छे से काटेगा नहीं दूसरे को। तो बढ़िया सा इसको वक्र बना लीजिए और इसको क्या बना लीजिए, पॉइंट, फोकस पॉइंट। इधर कहीं इसका बीचों बीच सेंटर मिलेगा और इसको बीचों बीच कहीं फोकस बिंदु मिलेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। वस्तु कहाँ है, अनंत है। और हमें पता है कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें सदैव समांतर होती है। इसका रीजन ये है कि अगर कोई वस्तु, अगर देखिएगा अगर किस सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, एक दूसरे के, क्योंकि अगर ये समांतर नहीं होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे या काटेंगे, और काटने के बाद एक दूसरे की ऊर्जा को क्या करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। और इन लोगों के पास ऐसा अगर हमेशा होता रहेगा तो इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं बचेगी कि ये पृथ्वी तक आ जाए। और प्रकाश किरणें, सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं, इसका तात्पर्य कि ये सब क्या है, समांतर है। और समांतर प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। या इससे एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सूर्य की प्रकाश किरणें एक समय में किसी एक ही दिशा से आती है तो एक दिशा से आने वाली प्रकाश किरणों को हम लोग समांतर प्रकाश किरणें मानते हैं। तो समांतर प्रकाश किरणें क्या होती हैं, तो देखिएगा अनंत से 2 किरण। हमने कहा था कि अगर किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उससे केवल 2 किरण ले लीजिए। 2 किरणों में आप क्या करेंगे, उसका इमेज बना देंगे। तो पहला देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, पहला को सेंटर से पास करा रहे हैं, पहले वाली को सेंटर से पास करा रहे हैं। 2 किरण चल रही है और दोनों समांतर। अब सेंटर वाली हमने कहा था कि क्या है, इस पे लंब बनेगी, तो लंब वाली क्या होगी, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। अब दूसरा लेंगे, दूसरा भी एक समांतर लेंगे और दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे, हम फोकस बिंदु से प्राप्त करेंगे और यहाँ से काट देंगे। और ये दोनों देखिए कहाँ मिल रहा है, ध्यान से काटिएगा। हमने एक सेंटर से पास करा है, सेंटर वाली लाइट उसी मार्ग में वापस चली गई। और दूसरा कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। और हमने कहा था कि जो प्रकाश किरणें फोकस बिंदु से होकर जाएंगी वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और ये प्रकाश किरणें आगे चल के जब काटेंगी उसी जगह उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। दोनों किरणों को यहाँ पे काट रही हैं और हमें देख पा रहे हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण अनंत पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर क्या है, फोकस बिंदु है। तो इसमें 4 बातें लिखिएगा। पहला चीज़ क्या है, देखिए एक्चुअल में हमें काटता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने कहा कि अगर वास्तव में प्रकाश किरणें काटती हुई नजर आए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। तो ये कैसा बना दिया, वास्तविक।
और दूसरी बात, और कैसा बना, अनंत पर है तो यहाँ इतना सा बना है, तो अनंत पे वस्तु का, अनंत से वस्तु को हम यहाँ से देख पा रहे हैं, उसका इमेज प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ा होगा। अगर वस्तु बहुत बड़ा हुआ है तो इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा बना है, तो वस्तु की साइज को क्या कहेंगे, बहुत छोटा। बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तीसरी बात, कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। और चौथी बात कहाँ, अब ये देखिएगा, हमें वास्तविक हो गया, बहुत छोटा है, फोकस बिंदु पर है, और कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे आ गया तो कैसा होगा, उल्टा होगा। हमने कहा था अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु का प्राप्त होगा तो सीधा बनेगा, अगर मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु के आ गया तो वो उल्टा बनेगा। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी,